बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूक्रेन और रशिया की जो जंग है वो एक कन्वेंशनल वॉरफेयर से निकलकर टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेटरेंस की जंग बन चुकी है। आज के इस प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि इस वक्त दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ किस किस्म की नफसियाती जंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेन का कितना एरिया कब्जे में ले लिया है, यूक्रेन ने रूस का कितना एरिया कब्जे में ले लिया है। जो इनके ड्रोन्स की वॉरफेयर है वो इस वक्त किस स्टेज के ऊपर जा चुकी है। क्या ये जो जंग है ये अब स्ट्रिक्टली ड्रोन वॉरफेयर बन चुकी है। कौन से ममालिक हैं जो रशिया के साथ छुपकर उसकी मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से ममालिक हैं जो खुलकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अमेरिका किस किस्म की एक डिप्लोमेटिक गेम खेल रहा है। आज का ये प्रोग्राम नाज़रीन सारा इसके इधर इवॉल्व करेगा, मगर उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। 9 जून को दोनों ममालिक के दरमियान एक बहुत अच्छी डिस्कशन हुई जिसमें यह तय किया गया कि कैदियों का तबादला फेज वाइज किया जाएगा। तब लग रहा था कि शायद अब बात अमन की तरफ जाएगी, जंग बंदी की तरफ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूस ने एक और आसाबी वार खेला और वो ये था कि जो उनके जनरल थे, जनरल जोरेन, उन्होंने कहा कि जनाब ये जंगी कैदियों का जो तबादला है इसमें जिसमें 25 साल से कम उम्र के कैदी भी शामिल थे, इनका ये तबादला उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक रूस के फौजियों की लाशें जो तकरीबन 1212 यानी कि 1212 ये वो डेड बॉडीज़ हैं जो कि अभी तक हमें यूक्रेन ने वापस नहीं की, ये हमें वापस की जाएंगी तो तब हम ये कैदियों के तबादले को आगे मानेंगे और आगे इसको फेज वाइज चलाएंगे। यूक्रेन ने इस बात से मुकम्मल तौर पर इनकार किया और उसने बताया कि मेरे पास इस फिगर की कोई ऐसी डेड बॉडीज़ नहीं है जो कि अभी हमने रशिया को देनी है। रशिया जो है इस निगोशिएशन से खुश नहीं था। ही नेवर वांटेड कि जी इसको हम पीसफुली रिजॉल्व करके आगे की तरफ चलें और फाइनली कहीं बात जंग बंदी पे ना चली जाए। लिहाजा उन्होंने पहला असाबी जो वार था वो ये खेला कि जी इस बातचीत को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। उसके साथ साथ रूस ने जब ये देखा कि ये अब जंग बंदी की बातें हो रही हैं, पीस की बातें हो रही हैं, तो उसने एक और काम ये किया कि उसने अपनी फोर्सेस को पुश किया और एक रिपोर्ट और उसके अपने दावे के मुताबिक डोनेस्क और नेप्रोपेट्रोसिक ये 2 इलाके ऐसे हैं यूक्रेन में जहां उसने ये दावा किया कि मैंने वो सरहदें अबूर करके और काफ़ी हद तक अपनी फोर्सेस को इन्फिल्ट्रेट कर लिया है। वेयरएज यूक्रेन ने इस दावे से टोटली इनकार किया और वो कह रहा है कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। अब रूस ने ये भी एक इंतहाई असाबी चाल चली है जिसकी वजह से यूक्रेन को प्रॉब्लम होगी अपनी फौजों की प्लेसमेंट में कि अगर वाकई रूस ने जो दावा किया है कि उसने सरहदें अबूर कर ली हैं और वो इन्फिल्ट्रेट कर चुका है, तो फिर अब यूक्रेन को अपनी जो मुख्तलिफ किस्म की फ़ौजें जो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर ऐसी पे जगहों पर प्लेस करनी होती हैं वो उसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके साथ साथ इससे पहले जो जंग थी वो क्वालिटी वॉर पे चल रही थी। क्वालिटी का जो है ड्रोन अटैक, क्वालिटी का मिसाइल अटैक, क्वालिटी की एयर अटैक, क्वालिटी के बेसिस अटैक। बट अब रशिया ने एक नई गेम खेली। रशिया ने क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी की वॉर जो है वो स्टार्ट की है और उसने 8 और 9 मई के दरमियान तकरीबन 479 ड्रोन्स और जो मिसाइल है वो यूक्रेन के ऊपर फेंके। ऑल दो यूक्रेन ने मैक्सिमम जो ड्रोन्स और मिसाइल्स थे उनको इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन ये हमले क्वांटिटेटिव सैचुरेशन स्ट्रेटजी का एक हिस्सा थे जिसमें यह किया जाता है कि जो दुश्मन मुल्क है उसके दिफाई निज़ाम को थका दिया जाए और वो इतना थक जाए कि जब वो बिल्कुल उस थकावट के पीक पे जाए तो तब मेजर अटैक लॉन्च किया जाए। दोनों जो ममालिक हैं इनकी जंग 2022 से चल रही है और एक ह्यूज लॉस है जानों का, इंसानी जानों का। उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि रूस अब तक तकरीबन 7,90,000 उसके फौजी और सिविलियन जो है वो इस जंग में उनकी कैजुअल्टी हो चुकी है और अगर ये रेशो इसी तरह रहा तो लगता ही है कि अगले 4 से 5 महीने के अंदर अंदर ये तादाद 10 लाख तक जा सकती है। यूक्रेन जो है उनकी हलाकतें तकरीबन 60,000 से 1 लाख तक की कंसिडर हो रही हैं अभी तक के, तकरीबन इतने लोग उनके हलाक हो चुके हैं, लेकिन जो उनके ज़ख्मी अफराद हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं जिसकी वजह से ये तादाद दोनों को मिलाकर तकरीबन 4 लाख तक जा चुकी है, यानी कि यूक्रेन की जो तादाद है वो 4 लाख तक। इस्तांबुल में मुज़ाकरात जब स्टार्ट हो रहे थे तो सबको ये लग रहा था कि तुर्किया इसके अंदर जब बैठेगा और बातचीत करेगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई अमन की बात निकलेगी, कोई ना कोई जंग बंदी की बात निकलेगी। शुरू में लग रहा था कि ये बर्फ़ पिघल जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और नाकामी जो उस मुज़ाकरात की हुई, जो मुज़ाकरात बिल्कुल फेल हो गए, उसके टोटल जो मेन रीज़न था वो रशिया ही था, क्योंकि रशिया मैं ना मानू वाली बात कर रहा है। रशिया ने 11 पॉइंट्स दिए हैं कि इन 11 पॉइंट्स पे बात करेंगे तो हम जंग बंदी करेंगे वरना नहीं करेंगे। उन 11 पॉइंट्स के ऊपर नाज़रीन मैं किसी दिन दोबारा प्रोग्राम करूंगा, लेकिन इस वक्त सिर्फ बात करूंगा 4 मेजर पॉइंट्स की कि जिसकी वजह से यूक्रेन ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है।
पहली बात ये थी कि रशिया ने कहा कि जी जिस इलाके तक मेरी फौजें पहुंच चुकी हैं उन इलाकों से यूक्रेन की फौजों का इनखला कर दिया जाए, ये इलाके रूस के हवाले कर दिए जाएं। सेकंड उसका पॉइंट ये था कि जो इलाके यूक्रेन ने रशिया के कब्जे में ले लिए हैं उनसे फौजों का इनखला कर दिया जाए, यूक्रेन वापस चला जाए और वो सारे इलाके रशिया के हवाले कर दिए जाएं। थर्ड पॉइंट ये था कि यूक्रेन किसी भी सूरत में नेटो का पार्ट नहीं बन सकता और जो करारदाद इस वक्त चल रही है पाइपलाइन में है उसको फ़ौरन रोक दिया जाए। और फोर्थ मेजर पॉइंट ये था कि इस वक्त यूक्रेन की जितनी भी दिफाई पावर है उसको सबको रिड्यूस कर दिया जाए और अगर वो किसी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो वो प्रोग्राम भी रोक दिया जाए। इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर यूक्रेन का जवाब एक ही था कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, लिहाजा ये जो इस्तंबुल मुज़ाकरात थे ये नाकाम हो गए। ये कभी भी नाकाम ना होते, कामयाब हो सकते थे अगर अमेरिका बीच में इन्वॉल्व होता और अमेरिका कोई एक डिसाइसिव रोल प्ले करता, लेकिन अमेरिका इस वक्त एक दोगली पॉलिसी चल रहा है। एक तरफ से ट्रंप जो है वो नारे मार रहा है कि अमन होना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, जंग बंदी होनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड उसने अपना एक बड़ा ही अजीबोगरीब सा एक सेंटेंस जो है उसने दिया कि लेट देम फाइट इट आउट लिटिल लॉन्गर, यानी इनको लड़ने दिया जाए। वो बैठ के मज़े लेना चाह रहा है, वो बैठ के ये जंग को देखना चाह रहा है आखिर ऊँट किस करवट बैठता है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे उसने पाकिस्तान भारत के दरमियान में जब जंग शुरू हुई थी तो उसने कहा था हमारा इस जंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यूं ही पाकिस्तान ने भारत को नाकों चने चबवाए तो उसने फ़ौरन इंटरवीन किया और उसने जंग बंदी और सीज़ फायर की तरफ मामलात को लेके चला गया। लेकिन यहाँ पर भी वो अभी फ़िलहाल दोगली पॉलिसी चल रहा है कि ना तो वो खुल के जंग बंदी की बात कर रहा है, ना वो अपना डिसाइसिव रोल प्ले कर रहा है और वो चाह रहा है कि जी देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। ऑल्दो अमेरिका का बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत जो यूक्रेन के साथ था वो जो बाइडन के टाइम पे था, जब से ट्रंप आया है वो प्यार और मोहब्बत का जो हाथ है वो उठ चुका है यूक्रेन के ऊपर से। और स्पेशली जो ओवल में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ज़ेलेंस्की के साथ जो कुछ हुआ था उसके बाद से इनका कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यूक्रेन के साथ कोई नहीं है। यूक्रेन के साथ 4 जो मगरबी ममालिक हैं वो बिल्कुल उसके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, जिनमें फ्रांस, कनाडा, यूके और जर्मनी है। अभी रिसेंटली फ्रांस ने तकरीबन 2 बिलियन यूरो की एक इमदाद दी है। कनाडा ने $25.5 मिलियन का एक पैकेज है जो कि यूक्रेन के लिए अनाउंस किया है। और यूके ने 1 लाख ड्रोन्स वो उन्होंने कहा है कि हम 2025 में यूक्रेन को दे देंगे। बट इट डजेंट मीन कि रूस जो है वो भी अकेला खड़ा है, रूस के साथ भी सपोर्ट खड़ी हुई है। और लेकिन ये सपोर्ट मख्फी है, अंडर दी टेबल है और छुपा के दी जा रही है, लोग खुल के सामने नहीं आ रहे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ ईरान। ईरान का जो अपना बेस्ट एक ड्रोन है, सुसाइडल ड्रोन, जिसको वो शहीद के नाम से हम शहीद कहते हैं, लेकिन अगर वो कोई दूसरी टर्मिनोलॉजी में जाए तो वो उसको शाहिद भी लिखते हैं, लेकिन इट इज़ शहीद। शहीद जो उसका ड्रोन है वो उसने रशिया को पहले तो वो सप्लाई कर रहा था और अब उसने एक मॉस्को के साथ ही अपनी एक फैक्ट्री वहाँ पे प्लेस कर दी है जो कि अपनी बड़ी स्पीड से इसकी तैयारी कर रहे हैं शहीद ड्रोन्स के। तो ईरान उसको सपोर्ट इस तरह कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड जो नॉर्थ कोरिया है वो उसको एटर्ली शेल्स दे रहा है और जो चाइना है वो उसको एआई की वो चिप्स दे रहा है जो कि ड्रोन्स में लग रही है। ये वो ड्रोन बन जाएगा जो कि यूक्रेन ने तैयार करके भेजा था, जो अपने हदफ का खुद ही टारगेट एक चुनता है और उसको जाके उसके ऊपर जाके ऑटोमेटिकली हिट होता है। तो इस वक्त जो चाइना है वो चिप्स तैयार कर रहा है एआई बेस्ड, लेकिन वो उसको जो चिप्स जो है वो काज़ाकिस्तान के थ्रू जो है वो रशिया को प्रोवाइड कर रहा है। सो फॉर द टाइम बीइंग ये जितनी भी सपोर्ट है ये ऑफ द रिकॉर्ड अलायंस है और ये इस वक्त काफ़ी इफेक्टिव हो रहा है रशिया के लिए। दोनों ममालिक के दरमियान ये जो जंग है, इस जंग ने पिछले 8-10 दिनों की जो जंग है, इस जंग ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि एक्चुअली ये जो है अब एक ड्रोन वॉरफेयर बन चुकी है। अगर आपको याद होगा तो तकरीबन 117 ड्रोन्स थे यूक्रेन के जिन्होंने जाके रशिया के 5 बेसेस को हिट किया था और उसके बाद से जंग जो है वो टोटल ड्रोन वॉरफेयर बन चुकी है। यूक्रेन इस वक्त भी उसी सेम ड्रोन जो एआई बेस्ड ड्रोन था उसकी तैयारी को बहुत तेज़ी से तकमील के मराहल में पहुंचा रहा है और डेली काफ़ी ज़्यादा उसकी क्वांटिटी तैयार करवा रहा है। साथ ही साथ यूक्रेन ने स्पाइडर 7 के नाम से एक नया जो है ड्रोन वो भी मुतारिफ कराया है। ये ड्रोन जो है इसमें बड़ी अच्छी एक टेक्नोलॉजी क्या है कि वो एआई बेस्ड तो है ही, लेकिन अगर उसका जीपीएस जो है वो जैम हो जाए उसके बावजूद वो एक अल्टरनेट सिस्टम के तहत अपने उसी टारगेट को जाकर हिट करता है। रूस जो है वो जो शहीद ड्रोन मैंने जिसका जिक्र आपसे पहले किया वो रिपोर्टेडली तकरीबन 100+ ड्रोन्स वो डेली तैयार कर रहा है। मॉस्को के साथ जो फैक्ट्री है और ये ईरान का ड्रोन है।
अब तक की जंग में जितनी भी कैजुअल्टीज़ हुई हैं उनमें 70% जो कैजुअल्टीज़ हैं वो ड्रोन्स की वजह से हैं। लिहाजा कहा जा सकता है कि इस वक्त जो ये जो वॉर है दोनों ममालिक के दरमियान, उनका जो मेजर वेपन है दैट इज़ ड्रोन। रशिया जो है वो यूक्रेन से बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ पर उसने मार खाई हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे रशिया की फ़ौज की जो डैमेज है वो बड़ी एक ह्यूज क्वांटिटी में हुई। एक मकाम के ऊपर तकरीबन उसके 380 से 85 ट्रूप्स एक इकट्ठी जगह पे कहीं मौजूद थे, और यूक्रेन की तरफ से फेंका हुआ जो मिसाइल था उसने उनके तमाम ट्रूप्स को हिलाक कर दिया था। उसके बाद से रशिया ने जो एक गोरिल्ला वॉरफेयर है उसका स्टाइल उसने अपनाया, और वो क्या था कि उसने 10 से 15 बंदों के सेक्शंस, छोटे छोटे सेक्शंस बनाकर उससे वो वॉरफेयर कर रहा है। और वो उसका तरीक़ेकार क्या है कि ये जो छोटे छोटे सेक्शंस हैं ये मोटर बाइक्स पर और एटीवीज़ पर जाते हैं, और ये सोमे और ओब्लास्ट, ये दो इलाके जो यूक्रेन में उन जगहों पर ये प्लेस हुई फोर्सेस हैं, ये जाते हैं और बड़ा हैवी अटैक करते हैं और काफ़ी नुकसान करते हैं, और उसके बाद वहाँ से अपने मोटर बाइक्स पर और एटीवीज़ पर गायब हो जाते हैं। तो ये भी देखें एक बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन, कहाँ एक तरफ AI टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जो है एक नफ्सियाती जंग भी खेली जा रही है, और साथ में गोरिल्ला वॉरफेयर को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन ने भी यही किया था, उनके ब्रिजेस जितने भी डिस्ट्रॉय किए थे, लॉजिस्टिक सपोर्ट वाली साइडें जितनी डिस्ट्रॉय की थी, ट्रेन की पटड़ियाँ उड़ाई थी, वो भी बेसिकली गोरिल्ला वॉरफेयर थी। अब हम बताते हैं कि 2022 से लेकर अब तक जितनी भी इनके जंगी हालात रहे हैं उसमें रशिया ने कितना इलाका कब्जा किया और यूक्रेन ने कितना किया है। रशिया ने तकरीबन 1,13,192 मुरब्बा किलोमीटर जो है उस पर कब्जा किया हुआ है। सिर्फ मई में उसने तकरीबन 495 किलोमीटर का जो एरिया है सिर्फ मई में उसने यूक्रेन का कब्जा किया है। ये जितना भी एरिया है ये यूक्रेन का 18.8% बनता है। ऑन दी अदर हैंड यूक्रेन जो है वो रूस के अंदर तकरीबन 6 मुरब्बा मील जो है एरिया उसने वो अभी तक सिर्फ कब्जा किया है। जंग जो है नाज़रीन ये अब इस वक्त जो है तोपों, टैंकों और सरहदों से बहुत आगे जा चुकी है। इस वक्त ये जंग जो है नफ्सियाती जंग बन चुकी है, नफ्सियात की लड़ाई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लड़ाई है, ये इंटेलिजेंस की लड़ाई है, इसमें गोरिल्ला वॉरफेयर भी आ चुकी है, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज देखने में नज़र आ रही हैं, और अल्टीमेटली जो बड़े बड़े इदारे हैं, सियासी इदारे हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट की जंग बन चुकी है। ये जंग किस तरफ जाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा, ये जंग कौन जीतेगा ये भी आने वाला वक्त बताएगा। ये जंग अभी भी रुक सकती है, अगर अमेरिका अपना डिसाइसिव रोल प्ले करे तो रुक सकती है, लेकिन फ़िलहाल जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें लगता है कि ये जंग इसी तरह सिरकती सिरकती आगे की तरफ जाएगी और इंसानी जानों का ज़िया होता रहेगा। आपको क्या लगता है कि ये जंग किस तरफ जा रही है? आपको क्या लगता है कि ये जंग कैसे रोकी जा सकती है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, नए डेटा के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।